नमस्कार, आप देख रहे हैं 24/7 न्यूज में हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर बात भारत बांग्लादेश रिश्तों को लेकर हम करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। उसको लेकर भारत सरकार लगातार सवाल उठा रही है और बांग्लादेश के संपर्क में है, लेकिन बात उससे भी आगे बढ़ चुकी है। बांग्लादेश में हाल ही में हमने सुना था कि ये आवाज उठ रही थी कि पाकिस्तान से परमाणु हथियार लिए जाएं और उन्हें बांग्लादेश में तैनात किया जाए। अब आगे बढ़कर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान से JF-17 लेकर 3 स्क्वाड्रन बांग्लादेश को तैयार करने चाहिए, क्योंकि भारत पर भरोसा नहीं किया जा सकता, हमें जंग की तैयारी करनी होगी। और तो और नॉर्थ ईस्ट में जो हिंसा इस वक्त भड़की हुई है, उसमें उस आग में घी डालने की बात भी बांग्लादेश के अंदर से निकलकर सामने आ रही है। यानी कि बांग्लादेश से भारत के सामने चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं और इसे डीकोड करना आज बेहद जरूरी है। साथ ही में बात डोनाल्ड ट्रंप की भी होगी, जिन्होंने टैरिफ को एक नए हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का मन बना लिया है। लेकिन इसका भारत के ऊपर क्या असर होगा और क्या वाकई में ब्रिक्स वर्सेस अमेरिका होने वाला है और इसका दुनिया पर क्या असर होगा, यह भी एक्सपर्ट से समझेंगे। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। भारत बांग्लादेश में बढ़ती जा रही है टेंशन। बांग्लादेशी प्रोफेसर शाहिदुज्जमा का भड़काऊ बयान, JF-17 खरीदने और नॉर्थ ईस्ट में हिंसा भड़काने की बात कही। चिन्मय प्रभु के बाद धर्मगुरु श्याम दास भी गिरफ्तार। बड़ी खबर आपको बता दें, भारत बांग्लादेश में बढ़ती जा रही है टेंशन। बांग्लादेशी प्रोफेसर शाहिदुज्जमा का भड़काऊ बयान, पाकिस्तान से JF-17 खरीदने और नॉर्थ ईस्ट में हिंसा भड़काने की बात। चिन्मय प्रभु के बाद धर्मगुरु श्याम दास प्रभु भी गिरफ्तार। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की बांग्लादेश से। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले करिए, उसके बाद डॉक्टर शाहिदुज्जमा एक्सपर्ट हैं बांग्लादेश की, उनका वो बयान भी आपको सुनाऊंगा, जिस पर हम डिटेल से अब बात करने वाले हैं। देखिए, प्रोफेसर शाहिदुज्जमा का ये बयान है। वो कह रहे हैं कि JF-17 पाकिस्तान से हमें खरीदना चाहिए, उसकी वकालत कर रहे हैं। कम से कम 3 स्क्वाड्रन बांग्लादेश के पास होने चाहिए। अमेरिका के F-35 से उसकी तुलना की जा रही है, तो यानी कि कितना नॉलेज वो डिफेंस का रखते हैं, इससे पता चलता है कि शाहिदुज्जमा का डिफेंस का नॉलेज कितना है। अगर वो JF-17 और F-35 की तुलना करें और ये कहें कि JF-17 F-35 से बेटर है। पाक से परमाणु हथियार खरीदने की भी बात शाहिदुज्जमा की तरफ से की गई थी। अलगाववादी आंदोलन को समर्थन देने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, असम में हिंसा को बांग्लादेश समर्थन दे। भारत बांग्लादेश रिश्तों में टेंशन चरम पर है और हाल ही में हमने देखा कि बांग्लादेश में पाकिस्तान से हथियारों से भरा हुआ जहाज पहुंचा था, जिसमें RDX मौजूद था और तोफ और टैंकों के गोले मौजूद थे। लेकिन डॉक्टर शाहिदुज्जमा क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार आप सुनिए इस बयान को और उसके बाद फिर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। পাকিস্তানের কাছ থেকে হয়তো আমাদেরকে খুব অ্যাডভান্সড ফাইটার জেটস কিনতে হতে পারে, তখন কি বলবেন পাকিস্তান প্রীতি? ওই যে J7 যেটা, ওটা চাইনিজ টেকনোলজি অ্যান্ড ইট ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু F-35, বুঝছেন? এবং আমরা ওটা কম দামে পাওয়া যেতে পারে। আজকে যদি আমাদের ধরেন এয়ারবেসগুলায় 3 স্কোয়াড্রন J7 যেটা চীন পাকিস্তান জয়েন্ট প্রযুক্তিতে তৈরি হয় আমরা আনি, এর পারপাস হবে একটা নিবারক হিসাবে কাজ করবে এবং এটা ভারতকে অনেক ডিসকারেজ করবে ভবিষ্যতে আমাদেরকে কোনো রকম ভাবে ইয়ে করা, ওই যেটা জয়শঙ্করের স্বপ্ন বাংলাদেশকে ইয়ে করে দেয়া। আগামী দিনগুলোতে কিন্তু অপরচুনিটিজ আসবে আমাদের জন্য। দেখেন, মণিপুরে, মিজোরামে শুরু হয়ে গিয়েছে, আসামে এটা আমি সরাসরি বলে ফেলছি, বলবো যে যদি তারা স্বাধীনতাকামীরা আবার এগিয়ে আসে, তাদের প্রতি মুখ ঘুরিয়ে নেওয়াটা ঠিক আমাদের মানাবে না। জাতীয় স্বার্থের इस पर बात करनी होगी, क्योंकि इस प्रकार का टकराव, राजनीतिक टकराव भारत बांग्लादेश के रिश्तों में 1971 के बाद कभी नहीं हुआ, जो अब देखने को मिल रहा है। इसका नॉर्थ ईस्ट पर क्या असर होगा और क्या वाकई में पाकिस्तान की राह पर बांग्लादेश चल निकला है, समझाने के लिए आज हमारे साथ 2 खास मेहमान चर्चा में जुड़ चुके हैं।
ब्रिगेडियर शरदेंदु जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जय हिंद। सबसे पहले थैंक यू समय देने के लिए। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, जय हिंद, थैंक यू। चर्चा की शुरुआत ब्रिगेडियर शरदेंदु सर आपके साथ में करूंगा। आपने ये जो बांग्लादेश के प्रवक्ता हैं, कहा जा रहा है कि एक्सपर्ट भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, शाहिदुज्जमा, इनका बयान आपने सुना सर। JF-17 खरीदने की वकालत, इससे पहले वो पाकिस्तान से परमाणु हथियार लेने की वकालत कर रहे थे, लेकिन अहम पॉइंट फिर वो बात करते करते नॉर्थ ईस्ट में पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि वहां पर जो हिंसक प्रदर्शन हो रहा है, अलगाववादी जो मूवमेंट चल रही है, उसको और हमें सपोर्ट करना चाहिए। क्या ये मैसेज देने की कोशिश बांग्लादेश की तरफ से की जा रही है जब ऐसे लोगों को टीवी पर मंच दिया जा रहा है? सर देखिए, जिस तरीके से प्रोफेसर शाहिदुज्जमा ने बयान दिया है वो दिखाता है उनके नॉलेज का स्तर वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। एक कंफ्यूज स्टेट है, उनको क्या करना है उनको पता नहीं है। एक तरीके का डिक्टेशन पढ़ रहे हैं, ना तो उनकी इस चीज की नॉलेज है, ना ही उनको भारत की शक्ति का पता है, ना ही उनके डिफेंस की कोई नॉलेज है, और ना ही वो इंटरनल सिचुएशन पे काबिलियत रखते हैं कमेंट करने के। बड़ा ही शैलो स्टेटमेंट है और ये एक भड़काऊ बयान है। इसमें की जो सार्थकता है उसकी कमी है। देखिए, बांग्लादेश रेडिकल कंट्री बनता चला जा रहा है। स्टूडेंट एजिटेशन हुआ और वो फंडामेंटलिस्ट के हाथ में चला गया। स्टूडेंट ने एक सोच रखी थी कि मोहम्मद यूनुस नोबेल प्राइज विजेता अगर देश के इंटरिम हेड करेंगे गवर्नमेंट को तो शायद देश एक सही राह पे जाए, लेकिन स्टूडेंट माइंड परिपक्व नहीं होता जैसा कहा जाता है। हाथ में बांग्लादेश रेडिकल के साथ चला गया और इस तरीके के जो आज की डेट में केयर टेकर हैं मोहम्मद यूनुस, उनकी सत्ता पकड़ में है नहीं। आज की डेट में जमात उन पे डोमिनेट कर रहा है और बांग्लादेश की हालत बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। सिर्फ एक चीज का सहारा है, वो हिंदुस्तान के बरखिलाफ बातें कर रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं शायद ये उम्मीद है कि चाइना या पाकिस्तान उनकी मदद के लिए आएगा। वो विश्व में तमाम ऐसे एग्जाम्पल मौजूद हैं जब आपने किसी से गलत डिमांड या गलत तरीके की अपेक्षाएं रखी तो देश को धोखा देना हुआ है। और हिंदुस्तान जैसा देश जो दूसरों के मैटर में इंटरफेयर नहीं करता, उसके खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी बांग्लादेश के लिए हानिकारक है। ये बड़ा टेम्परेरी फेज है, ऐसा मैं मानता हूं। तमाम तरीके के डिप्लोमेटिक एफर्ट हिंदुस्तान की तरफ से जारी हैं, लेकिन बांग्लादेश में किसी भी तरीके से कोई भी स्थिति इंप्रूव नहीं हो रही है। दिन प्रतिदिन हमारे रिलेशन खराब होते जा रहे हैं। वजह उसकी एक है, कहीं ना कहीं चाइना उनको भड़का रहा है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान उनको भड़का रहा है और एक अलग फ्रंट हिंदुस्तान के लिए खोलना चाह रहा है। एक फ्रंट जिसको हमने 71 में एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना दिया था। एटलीस्ट हम बांग्लादेश के प्रति आश्वस्त थे, ना तो हमारी वहां पे बहुत मिलिट्री प्रेजेंस था, ना ही हम उस इलाके पे एक तरीके से हमारा बायलैटरल रिलेशन बहुत कॉर्डियल था, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। और साथ में उनका बयान देना कि मणिपुर, असम और नागालैंड के में उनसे इंटरफेरेंस की जब वो बात करते हैं तो बहुत ताज्जुब होता है। चाइना, म्यांमार और बांग्लादेश अगर उसमें एक्टिवली इंटरफेयर करने लगेंगे तो हिंदुस्तान के लिए सिचुएशन खराब होगी। लेकिन हिंदुस्तान के डिफेंस फोर्सेस काबिल हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस इतनी अलर्ट हैं कि इस इलाके को पूरी तरीके से सीज किया जा सकता है और इस तरीके के नापाक इरादे रखने वालों को सबक भी सिखाया जा सकता है। तमाम तरीके की एक्सरसाइजेस हैं। हिंदुस्तान ने अपने सारे ऑप्शन खुले रखे हुए हैं। हम उसको पब्लिक फोरम में बोलते नहीं, ये अलग बात है, लेकिन जिस दिन हम चाहेंगे बांग्लादेश को इस तरीके की ताकतों को वहां से सत्ता से हटा सकते हैं, उनके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। हम बोलते नहीं क्योंकि हमारा जो पॉलिसी है वो इसकी परमिशन नहीं देता है। लेकिन आप एक तरफ JF-17 की बात करते हो, फिर उसका कंपैरिजन S-35 से करते हैं। ये आपकी मिलिट्री नॉलेज को दिखाता है और साथ में डिपेंडेंसी दिखाता है कि आप इससे बांग्लादेश की सुरक्षा कर लेंगे। भारतीय सेना के बरखिलाफ हिंदुस्तान की आर्मी का आपको असेसमेंट नहीं है। हिंदुस्तान की डिफेंस फोर्सेस क्या कर सकती है इसका आपको अंदाजा नहीं है। जब आप पाकिस्तान के हिस्सा थे तो हमने 93,000 सैनिकों को पकड़ा और आपको इंडिपेंडेंस दिलाया। आप ये सारी चीजें भूल जाते हैं। आप हिस्ट्री जाइए, हिस्ट्री पढ़िए, उसको एनालाइज करिए और समझिए। फंडामेंटलिस्ट ताकतों पे अगर आप भरोसा करेंगे तो आपका भी हालत वैसे ही होगा जैसे तमाम ऐसे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज का हुआ है जहां की सत्ता
होते हुए भी वहां पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। आप इस गिरफ्त से बाहर निकलिए, मैं यही कहूंगा, और जल्दी से जल्दी एक आप अपना इलेक्शन कराइए। आपका मकसद होना चाहिए जितने फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस हैं उनको कंट्रोल करिए, आप जमहूरियत लाइए, आप वहां इलेक्शन कराइए, और जो पब्लिक का व्यू है जिसकी भी वो गवर्नमेंट लाना चाहते हैं वो इलेक्टेड गवर्नमेंट आए। देखिए थोड़े समय में 20 जनवरी से ट्रंप प्रशासन एक्टिव हो जाएगा, तब आपके लिए सिचुएशन और खराब होगी। मेरा मानना है कि ट्रंप प्रशासन इस सरकार को रिकॉग्नाइज नहीं करता, क्योंकि मोहम्मद यूनुस ने उनके खिलाफ भी तमाम तरीके के बयान दिए, उन्होंने तमाम तरीके की उनका अपोजिशन किया हुआ है, तो एक सिचुएशन खराब होती दिख रही है। जी जी, मैं फिर आऊंगा सर आपके पास और डीपली समझूंगा मैं इसको नॉर्थ ईस्ट के लिहाज से, लेकिन मैं संजीव श्रीवास्तव जी आपके पास आ रहा हूं। मोहम्मद यूनुस एक बड़ी उम्मीद बनकर बांग्लादेश में पहुंचे थे, बड़ा जोरदार स्वागत भी हुआ था, अमेरिका ने पीस के लिए नोबेल पुरस्कार भी उनको दिया था, लेकिन जिस प्रकार से चिन्मय प्रभु और अब धर्मगुरु श्यामदास प्रभु की गिरफ्तारी और हिंदुओं पर जिस प्रकार से हमले हो रहे हैं, अत्याचार हो रहा है, किस दिशा में मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को ले जा रहे हैं, या कहें कि अब उनके हाथ से चीजें निकल चुकी हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं? संजीव श्रीवास्तव। सर अनम्यूट करिएगा, शायद आप म्यूट हैं, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। संजीव जी। जी राजेश जी, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी सर बोलिए बोलिए सर, आ रही है जी। देखिए राजेश जी, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि बांग्लादेश की ये जो वहां पे कट्टरपंथियों के दबाव में है, और बांग्लादेश में जो ये छात्र आंदोलन इत्यादि जो हुआ, वास्तविक रूप से देखें तो ये एक बहुत बड़ी और गहरी साजिश बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने रची थी। छात्र आंदोलन का कवर अप लेकर के उन्होंने शेख हसीना की सरकार को अपदस्थ कराने की एक गहरी साजिश रची, जिसमें कि जमाते इस्लामी बांग्लादेश, उससे जुड़ा हुआ जो उसका छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिविर इत्यादि से जुड़े हुए संगठन, अनेक कट्टरपंथी जो तत्व हैं उसमें शामिल हुए। जाहिर है कि उनको बांग्लादेश की जो नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसका भी इसकी सहायता हासिल थी। साथ ही साथ राजेश जी ये भी स्पष्ट है कि इसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भी शामिल रही, और उसका जो वास्तविक चरित्र आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से वो बांग्लादेश के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। और जो ये पूरी गहरी साजिश रही उसमें जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का डीप स्टेट है वो इसमें शामिल रहा। तो ये स्पष्ट है कि ये जो बड़ी गहरी साजिश के तहत ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है, और कट्टरपंथी लगातार अपने दबाव और दबदबे को बढ़ाते जा रहे हैं, जो कि बांग्लादेश के भविष्य को और उसके लोकतांत्रिक भविष्य को रसातल की तरफ ले जा रहा है। ये बांग्लादेश के भविष्य को उसी तरफ ले जा रहा है जैसा कि आज पाकिस्तान का आप देखते हैं। पाकिस्तान में जिस तरीके की सिर्फ दिखावे की जमहूरियत है, जिस तरीके से वहां पर पर्दे के पीछे से वहां की जो सेना शासन करती है, कहीं ऐसा ना हो कि बांग्लादेश में भी सारा कुछ अल्टीमेटली फौज को ही संभालना पड़े, क्योंकि अगर मोहम्मद यूनुस इसी तरीके से नाकाम साबित रहे तो जाहिर है कि बांग्लादेश के पास उसकी फौज के को सत्ता संभालने के सिवा कोई विकल्प नहीं रह जाएगा, और अल्टीमेटली जो वहां का जो लोकतांत्रिक जो भविष्य है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। तो ये इसी वजह से भारत के तरफ से, भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से लगातार इस बात की सलाह बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को दी गई कि आप अपनी जिम्मेदारियों को ठीक तरीके से निभाएं। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि जिस तरीके से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने जमाते इस्लामी बांग्लादेश पर प्रतिबंध हटाए, उसके छात्र संगठन के ऊपर से प्रतिबंध हटाए, एक अल कायदा से जुड़े हुए अल अंसार बंगला टीम के जो मुखिया सरगना जसीमुद्दीन रहमानी के ऊपर से को रिहा किया गया, जो 11 वर्षों से जेल में बंद था। और दूसरी तरफ बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द कर दिया गया, उनके परिवार के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द कर दिए गए, अवामी लीग के समर्थकों को टारगेट किया गया, और सबसे जो घृणास्पद और सबसे ज्यादा जो आपत्तिजनक जो हुआ है वो ये है कि बांग्लादेश की हिंदू कम्युनिटी को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, वहां पर हिंदू मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं। साथ ही साथ चलिए मैं जी आऊंगा आपके पास, आप दोनों के पास आऊंगा लगातार। मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, फिर मैं आप दोनों के पास और लौटूंगा, और मुझे यह भी समझना होगा कि क्या वाकई में जो बांग्लादेश से आवाजें उठ रही हैं ये ढाका की आवाजें हैं या फिर इसका ऑर्डर बीजिंग इस्लामाबाद से आ रहा है।
इसको समझना होगा। छोटे से ब्रेक, फिर जल्द हाजिर होते हैं। आपका स्वागत है। बड़े अहम मुद्दे पे चर्चा हमारी लगातार जारी है। दरअसल बांग्लादेश से बगावत के स्वर उठ रहे हैं और जिस प्रकार से पाकिस्तान से परमाणु हथियार JF-17 लेने की बात हो रही है, ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि ये जो बोल हैं वो बांग्लादेश के अपने बोल नहीं हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, मैं आपके पास आऊंगा। जिस प्रकार की आवाजें नॉर्थ ईस्ट को लेकर, न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर, JF-17 को लेकर उठ रही हैं, क्या वाकई में ये बांग्लादेश की अपनी आवाजें हैं या फिर इसका आदेश बीजिंग से आ रहा है? क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि 2 से 3 डेलीगेशन एक महीने के अंदर चाइना जा चुके हैं, उसमें जमात के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। सर देखिए, बांग्लादेश की जो हालत है ये बड़ी प्रिकेरियस है, बड़ी उनकी हालत गंभीर होने जा रही है अगर इसी दस्तूर पे वो आगे चलते रहे तो। एक तरफ आप डिक्टेशन चाइना से लेंगे, पाकिस्तान से मिलिट्री हथियार लेंगे, पाकिस्तान जो खुद तमाम तरीके के आर्थिक और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी से गुजर रहा है, चाइना का CPEC वहां पे पूरी तरीके से हावी, और चाइना मेरा मानना है कि पाकिस्तान को काफी हद तक कंट्रोल करने लगा है। तो अब बांग्लादेश भी उसी अगर खेमे में जाएगा तो आपकी सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी का क्या हाल होगा? आप एक फिर से गुलाम मुल्क बन जाएंगे चाइना के हाथ में, ये समझना पड़ेगा। लेकिन आज की जो हालात है, जिस तरीके से रेडिकल फंडामेंटलिस्ट जो जमात के लोग उसमें प्रिडोमिनेंट हो रहे हैं, उनको इमीडिएट आगे का फ्यूचर ना देके इमीडिएट गेन देखना है, किस तरीके से एंटी इंडिया सेंटिमेंट बढ़ाया जाओ। और डायरेक्ट डिक्टेशन ये चाइना और पाकिस्तान से ले रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बांग्लादेश का अपना कुछ है नहीं, थोड़ी इकोनॉमी उनकी ठीक हो रही थी, GDP बढ़ रही थी, लेकिन इस तरीके का सेटबैक एक तरीके से हिंदुस्तान को पूरी तरीके से घेरने की चाइना की साजिश है। नेपाल को अगर आप देख लीजिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और जिस तरीके से श्रीलंका का हम्बनटोटा पे चाइना ने कब्जा किया और साथ में मालदीव को भी उकसाया, तो ये कंप्लीट तरीके से इंडिया को आइसोलेट और या इंसर्कलमेंट करने की कोशिश चाइना ने की है, लेकिन इसमें सक्सेसफुल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत ही मैच्योर्ड और पावरफुल देश है एशिया का। वो अपने नेबर की इस छोटी मोटी गलतियों को इनिशियली टॉलरेट करके आगे आने वाले दिनों में ठीक कर लेगा, ऐसा मेरा मानना है। और बांग्लादेश जैसे छोटे कंट्री को में जिस दिन हिंदुस्तान चाहेगी वहां सत्ता परिवर्तन कर सकती, जिस दिन चाहेगी उसको नीस पे ला सकती है, लेकिन हम अब ऐसा नहीं करते क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी इसकी इजाजत नहीं देती है और हमने एक विश्व मित्र का पूरे विश्व में मैसेज दिया है। लेकिन बांग्लादेश को समझना पड़ेगा, हिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, चाइना के इंटेंशन को देखना पड़ेगा, कैसे वो आगे बढ़ बढ़ के चीजों को ग्रैब करता है, कैसे किसी कंट्री या किसी इंस्टीट्यूशन को अपनी दास्ता के ग्रिप में ले लेता है। ये फंडामेंटलिस्ट है, इनका इमीडिएट देखिए एम कुछ नहीं होता, माइनॉरिटीज पे एट्रोसिटीज करना। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है बांग्लादेश के, मोहम्मद यूनुस को लाया गया था इंटरिम गवर्नमेंट एक स्टेबिलिटी देने के लिए, एक वेल रिकॉग्नाइज्ड फेस जो सारे फैक्शन को एक्सेप्टेबल हो, नोबल नॉरियत है। आपको ये समझना पड़ेगा, आप इस तरीके से फंडामेंटलिस्ट एक्टिविटी या माइनॉरिटीज पे एट्रोसिटीज नहीं कर सकते। इनकी सोच को कहां चला गया, मैं ये इससे बहुत आश्चर्यचकित हूं। इनको किस बेसिस पे नोबेल प्राइज मिला?
आप इकोनॉमिस्ट थे, आपने रूरल इकोनॉमी की बात की थी, और आज की डेट में आप बांग्लादेश में क्या कर रहे हैं? आपने इकोनॉमी चौपट कर दी। आपका जो जीडीपी 7% के आसपास चल रहा था वो पीछे चला गया। आपकी इंडस्ट्रीज में लॉकडाउन हो जाएगा। अगर जिस दिन आप हिंदुस्तान चाहे आपकी एनर्जी रिसोर्सेज पे कंट्रोल कर सकता है, वाटर रिसोर्सेज पे कंट्रोल कर सकता है, तमाम ऑप्शंस अवेलेबल है। लेकिन आज की डेट में सिर्फ फंडामेंटलिज्म चल रहा है, जमात के लोग डिक्टेशन दे रहे हैं और सरकार उसकी गिरफ्त में आती जा रही है। देखिए, बीएनपी का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। काफी समय तक बीएनपी मार्जिनलाइज रहा है वहां पे, अब उनको मौका लगा है। अवामी लीग के लीडरों पे हम लगातार हमले जारी हैं। ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। देखिए, जनमानस के व्यूज नहीं होते हैं। जितनी बड़ी पॉपुलेशन है वो इस तरीके का सोच नहीं रखती, ऐसा मेरा मानना है। कुछ फंडामेंटलिस्ट, कुछ जमात के लोग जो इस तरीके से फिशिंग परस एक्टिविटीज में लगे होते हैं, पाकिस्तान या आईएसआई का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट देखते हैं, उसकी वजह से ये गतिविधियां हो रही हैं। मेरा मानना है कि हिंदुस्तान अपना कूल पोस्चर बना के रखे और साथ में आपको कोर्सिव डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी। आपको एक तरीके का उनको राह दिखाना पड़ेगा, एक एडवाइजरी देनी पड़ेगी, तब ये काबू में आने वाले हैं। जब तक ये वहां पे जमहूरियत नहीं आती, इलेक्शन नहीं हो जाते, तब तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी। क्या वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे? आवामी लीग पार्टिसिपेट करेगी? किस तरीके की सत्ता आएगी? ये बड़ा फ्यूचर की बात है। लेकिन आज की डेट में हिंदुस्तान के लिए तो उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है। हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। साथ में एक तरीके का एक डेफिनेट मैसेज हिंदुस्तान को देना चाहिए कि माइनॉरिटीज पे इस तरीके की एट्रोसिटीज नहीं एक्सेप्ट की जाएंगी। ठीक है सर, फिर आता हूं मैं आपके पास, आता हूं मैं संजीव जी, मैं आपके पास आऊंगा। आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा जरूर मैं कि क्या वाकई में ये ढाका के अपने व्यूज हैं या इस्लामाबाद और बीजिंग से इस प्रकार के ऑर्डर आ रहे हैं? लेकिन साथ ही में शरदेंदु सर ने एक बड़ी अहम बात कही कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद चीजें बदल सकती हैं, तो कितना इफेक्ट डोनाल्ड ट्रंप पर डाल सकते हैं? क्योंकि मोहम्मद यूनुस के बयान तो डोनाल्ड ट्रंप को भी याद होंगे सर। देखिए राजेश जी, बांग्लादेश में ये जो घटनाक्रम सामने आया है, जाहिर है कि एक बेहद नकारात्मक घटनाक्रम है। उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बाइडेन प्रशासन के दौरान अमेरिका का जो डीप स्टेट है वो उसमें शामिल रहा, ये हम सब जानते हैं। और लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप की जो सत्ता आने वाली है, उसमें उन्होंने अपने कैंपेन ट्रेल के दौरान ये कहा था कि यदि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति होता तो मेरे वॉच में बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी को इस तरह से टारगेट नहीं किया जा सकता। तो जाहिर है कि उन्होंने एक बेहद महत्वपूर्ण बयान अपने कैंपेन ट्रेल के दौरान दिया था, और ऐसी आशा करनी चाहिए। और इस संदर्भ में भारत की सरकार को भी ट्रंप प्रशासन की जो आने वाली है उसके साथ संपर्क स्थापित करके और एक ऐसी रणनीति बनाने की आवश्यकता है जिसमें कि बांग्लादेश के अंतरिम सरकार पर, बांग्लादेश के पूरे एस्टेब्लिशमेंट पर इस बात का दबाव बनाया जाए कि वो हिंदू कम्युनिटी को वहां पर प्रोटेक्शन प्रदान करें, वहां पर कानून का शासन स्थापित करें, कट्टरपंथियों के खिलाफ कार्रवाई करें और जल्द से चुनाव कराएं। ये बेहद आवश्यक है। राजेश जी, बांग्लादेश में जो लोकतंत्र की जो बहाली है वो होनी चाहिए। अंतरिम सरकार ये है, ये निर्वाचित सरकार जाहिर है कि नहीं है। ये अगर लंबे समय तक शासन करने की मंशा रखेगी तो ये लोकतंत्र के बांग्लादेश के भविष्य को बिगाड़ेगा और बांग्लादेश में स्थितियां सामान्य नहीं होंगी। तो वहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कैसे कराए जाएं, उसके लिए इस सरकार को अनुकूल वातावरण बनाना होगा और इसके लिए जो कानून की लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है जो उसको इम्प्रूव करना होगा। तो ये सारी स्थितियों के लिए इस सरकार पर दबाव बनाए जाने की आवश्यकता है। और मेरा राजेश जी मानना है कि अमेरिका का ट्रंप प्रशासन इस दिशा में बांग्लादेश की सरकार पर निसंदेह दबाव बनाएगा और भारत की तरफ से ये दबाव है। भारत बात में यद्यपि कि बांग्लादेश की स्थितियां बहुत ही विकट है, लेकिन भारत को बांग्लादेश के संदर्भ में जो एक अपना एंगेजमेंट है, चाहे वो जैसा भी वहां पे एस्टेब्लिशमेंट हो, उनके साथ अपने एंगेजमेंट्स को हमें बना के रखने की आवश्यकता है। साथ ही साथ उनको लगातार एक सलाहकारी जो जी संजीव जी, आपके नेटवर्क में कुछ थोड़ा सा इश्यू आ रहा है जी। मैं लौटता हूं सर आपके पास, एक और बड़ी खबर हम ले रहे हैं, उसके बाद मैं आप दोनों खास मेहमानों के पास आऊंगा। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की एक और, टैरिफ को हथियार बनाने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप की ब्रिक्स देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी,
दूसरी करेंसी में ट्रेड किया तो 100% टैरिफ लगेगा, ट्रंप बोले। ब्रिक्स की करेंसी पर नहीं बन पाई है सहमति, लेकिन चर्चा जोरों पर है। टैरिफ को हथियार बनाने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप की ब्रिक्स देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी। टैरिफ को हथियार बनाने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप की ब्रिक्स देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी। दूसरी करेंसी में ट्रेड किया तो 100% टैरिफ लगेगा। ब्रिक्स की करेंसी पर नहीं बन पाई है सहमति, लेकिन चर्चा बहुत तेज है। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, उसके बाद फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे डिटेल से खबर को समझने के लिए। ब्रिक्स पर क्यों भड़क रहे हैं ट्रंप? डॉलर की वैकल्पिक करेंसी पर विचार किया जा रहा है। प्रतीकात्मक ब्रिक्स बैंकनोट का अनावरण कर दिया गया है। ब्रिक्स करेंसी से टेंशन में आए ट्रंप। डॉलर का विकल्प तलाश रही है दुनिया। अमेरिका की ताकत है डॉलर। डॉलर में कई देश करते हैं व्यापार। डॉलर 58% विदेशी मुद्रा भंडार का प्रतिनिधित्व करता है। प्रमुख वस्तुओं का व्यापार डॉलर में ही होता है। डॉलर कमजोर तो समझो अमेरिका कमजोर। अमेरिका को चुनौती देना चाहते हैं रूस और चीन, डॉलर को कमजोर कर। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बोले क्या, वो एक बार देख लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हमें ब्रिक्स देशों से गारंटी चाहिए कि वो ट्रेड के लिए अमेरिकी डॉलर की जगह कोई नई करेंसी नहीं बनाएंगे, ना ही किसी दूसरे देश की करेंसी में ट्रेड करेंगे। अगर ब्रिक्स देश ऐसा करते हैं तो उन्हें अमेरिका को होने वाले निर्यात पर 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। चलिए, दो मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ब्रिगेडियर श्रद्धेंदु सर, मैं आपके पास आऊंगा। ब्रिक्स पर डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी, 100% टैरिफ लगाने की चेतावनी, ब्रिक्स में भारत भी शामिल और ब्रिक्स की करेंसी की चर्चा भी तेज। किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप के इस पैंतरे को आप देखते हैं? क्या ये डराने धमकाने की कोशिश है या वाकई में डोनाल्ड ट्रंप 100% टैरिफ लगाने की तैयारी में है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको अगर आप डिटेल में समझेंगे तो एक प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमी में वो बिलीव रखते हैं। वो हाई टैरिफ और अपने लोकल मैन्युफैक्चरर को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। और उन्होंने बोला कि वो अमेरिका की ग्लोरी वापस लाएंगे और वो उनका जो काम होगा फॉर द अमेरिकन, बाय द अमेरिकन एंड अमेरिकन के लिए होगा। इस तरीके की वो बार बार बातें करते हैं और मेरा मानना है कि वो उस पर इंप्लीमेंट करेंगे भी, क्योंकि ये इनके इलेक्शन प्रॉमिसेस थे और जिस तरीके का उनका स्टेटमेंट आ रहा है। नॉट ओनली फॉर ब्रिक्स के लिए तो उन्होंने बोला अगर ब्रिक की करेंसी में आप ट्रेड करेंगे तो 100% टैरिफ लगेगा। लेकिन साथ में देखिए उनका जो मैक्सिको नेबरिंग कंट्री और जो कनाडा नेबरिंग कंट्री, उनके भी गुड्स पे 25% टैरिफ लगाने की बात की है। उन्होंने चाइना को भी बोला कि हम आपके आइटम जो आएंगे अमेरिका में उसके ऊपर 10% टैरिफ लगाएंगे। और हिंदुस्तान को भी मैसेज दिया है कि आप टैरिफ में अपने चेंजेस करिए, नहीं तो आपके भी गुड्स जो अमेरिका में आएंगे उसके ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा। जो एक ट्रम्पोनॉमिक्स आज की डेट में जो वर्ड फैला हुआ है उसके तहत एक प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। अमेरिका की इकोनॉमी का ये स्ट्रेंथ नहीं था। अमेरिका की इकोनॉमी हमेशा से ओपन रही है, तमाम तरीके के गुड्स का आना जाना रहा है। अमेरिका की स्ट्रेंथ थी वहां की इंडस्ट्रियलाइजेशन, वहां का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और तमाम विश्वों से उनका जो ट्रेड था। हिंदुस्तान के भी वो सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर थे। एक साल चाइना ने उसकी जगह ले लिया, लेकिन आज की डेट में भी हिंदुस्तान का 118 ट्रिलियन डॉलर का अमेरिका के साथ 118 बिलियन डॉलर का अमेरिका के साथ ट्रेड होता है। तो और हिंदुस्तान की इकोनॉमी में अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान का जो ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के साथ इकोनॉमी में, हम उनको एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं और इंपोर्ट कम करते हैं और हमारा ये बेनिफिशियल इकोनॉमी है। लेकिन तमाम तरीके की अगर इस तरीके की 100% टैरिफ की बात करेंगे तो जो गुड्स हैं हमारे, जो ब्रिक्स के में उन्होंने बात की 100% लगाने की, ये बेसिक एम है कि वो डॉलर को और मजबूत करना चाहते हैं। वो जो डॉलर का पूरे वर्ल्ड में दबदबा बना हुआ उसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं। जैसे आपने बताया कि 58% डॉलर में ही ट्रेड होता है, इसको आप वो और बढ़ा के
इकोनॉमी को स्ट्रांग करना चाहते हैं। अगर डॉलर मजबूत होता तो अमेरिका की इकोनॉमी मजबूत होती। अगर कोई पैरेलल ऑल्टरनेटिव हो जाता है तो डॉलर की डिमांड कम होगी और वो क्रैश होगा, उसका वैल्यूएशन कम होगा और उससे इकोनॉमी भी गिरेगी। तो ये तमाम तरीके की चीजों को वो समझ रहे हैं और एक तरीके का कॉशन दे रहे हैं। वो अमेरिका को एक फिर से सुपर पावर तो वो ऑलरेडी है, एक मोनोपोली की तरफ ले जाना चाहते हैं। इसके तहत वो काम कर रहे हैं, लेकिन ये अमेरिका के लिए लॉन्ग रन में ठीक नहीं होगा। आपके यहाँ तमाम तरीके के जो गुड्स बाकी कंट्री से आ रहे थे वो नहीं आएंगे। आपके यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ सकता है क्योंकि आप उसी गुड्स को ज्यादा कीमत पे आप या तो प्रोड्यूस करेंगे या अपने देश के वासियों को देंगे टैरिफ लगाने के बाद, और दूसरे कंट्री को भी इसमें नुकसान होगा। तो ये पूरा देखिए गेम प्लान डिमांड एंड सप्लाई का है। अगर आप डिमांड कम कर देंगे तो एज इट इज उसका वैल्यूएशन कम हो जाएगा। तो एक तरीके से वो मैसेज दे रहे हैं ब्रिक्स कंट्री को कि आप नेटो या हमारी इकोनॉमी के पैरेलल में आके ना खड़े हो। कहीं ना कहीं वो मैसेज देते हैं। रशिया ने जो ब्रिक्स को एक चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका जो ब्रिक्स के फाउंडर मेंबर थे उनके लिए एक यूनिफॉर्म पॉलिसी लगाना है कि आप अल्टरनेटिव करेंसी में ना करें। क्योंकि देखा होगा आपने जब से मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम चल रहा है तमाम तरीके के अल्टरनेटिव करेंसी में ट्रेड होना शुरू हो गया। हिंदुस्तान ने भी रुपये एंड रूबल में रशिया से ऑयल खरीदा। तो ये सारी चीजों को वो चेक करते हुए नजर आ रहे हैं। इकोनॉमिक्स कहती है कि इस तरीके के रिस्ट्रिक्शन लॉन्ग रन में ठीक नहीं होते हैं। आपको रेवेन्यू लॉस होगा, आपके यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ेगा, आपके यहाँ जो तमाम तरीके का लोगों का जमावड़ा होता था, एक्सपर्टीज होती थी, चीजों का आता था और आप कॉन्सेंट्रेट करते थे हाई टेक्नोलॉजी में, आईटी में, स्पेस में, मिसाइल टेक्नोलॉजी में, डिफेंस में, उस पर आप ना पढ़ के आप डोमेस्टिक चीजों के प्रोडक्शन और प्रोटेक्शन में लग जाएंगे। तो इसका नुकसान दुनिया को भी होगा, अमेरिका को भी होगा। ठीक है सर, मेरा मानना है कि आपको इकोनॉमी को ओपन करना पड़ेगा और जो व्यवस्था बनी थी उसके तहत काम करके डॉलर को और आप मजबूती प्रदान कर सकते हैं। संजीव जी, लेकिन क्या चीन और रूस ने ये कमजोर नस जो है अमेरिका की वो पकड़ ली है और जैसे इसको दबा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप हो, बाइडेन हो, सब तिल मिला रहे हैं, क्योंकि ताकत तो अमेरिका की डॉलर है। और श्रद्धेंदु सर ने भी सही कहा कि अगर पैरेलल उसके कोई करेंसी आ जाती है तो अमेरिका को उसका नुकसान भी है। सर अनम्यूट कर लीजिएगा संजीव जी, शायद आप म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिएगा। जी अभी आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है, आ रही है। हाँ देखिए, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि यदि कोई पैरेलल करेंसी सामने आती है, या चाहे वो ब्रिक्स की करेंसी हो या कोई अन्य पैरेलल सिस्टम हो, कोई अन्य चीज हो जो डॉलर के मुकाबले आगे खड़ी हो, तो ऐसे में जो अमेरिका की जो ग्लोबल इकोनॉमिक हेजीमोनी है उसके लिए चैलेंज होगा। और अमेरिका जाहिर है कि ऐसी किसी स्थिति से बच लिए लगातार इस बात का दबाव बना रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का ये जो बयान है वो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वो कहीं ना कहीं से असुरक्षित नजर आते हैं और वो एक प्रेशर के माध्यम से इन राष्ट्रों के ऊपर दबाव बना करके ऐसी किसी करेंसी को सामने नहीं आने देना चाहते। लेकिन इतना कहने के बाद मैं ये अवश्य कहूंगा कि यदि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इस तरीके का अप्रोच अपनाया जाता है कि जिसमें कि वो टैरिफ्स को 100% इम्पोज करने की बात करेंगे, तो इससे अमेरिका की इकोनॉमी को, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, अमेरिका की इकोनॉमी भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसको भुगतेंगे और अमेरिका की भी लॉसेस होंगे। तो अमेरिका के बारे में एक बात मैं और भी राजेश जी कहना चाहता हूं कि ये जो राष्ट्र है इसे नेशन ऑफ इमाइग्रेंट्स कहा जाता है। ये आप जिस संपत्ति है, जिस बड़े स्तर पर आने में पूरे विश्व के अनेक जो स्किल्ड जो लोग रहे हैं, टैलेंटेड लोग रहे हैं, जिनको अमेरिका ने अपने देश में बुलाया, जाहिर है सभी ने अमेरिका के निर्माण और विकास में बड़ी भूमिका निभाई है। इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी हो, चाइनीज अमेरिकन कम्युनिटी हो, यूरोपियन अमेरिकन कम्युनिटी हो, सभी ने एक बड़ी अरब अमेरिकन ने, सभी ने इसमें अपनी भूमिका निभाई है। तो ऐसे में इतनी जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी को अपनाते हैं ट्रंप, तो जाहिर है कि उसमें अमेरिका को भी बड़े लॉसेस होंगे और इसको उन्हें नहीं भूलना चाहिए। लेकिन जहां तक भारत का ब्रिक्स के राष्ट्रों का जो भविष्य का प्रश्न है, तो है कि ये जो ब्रिक्स के राष्ट्र हैं पोलर विश्व व्यवस्था को बनाने के लिए जैसी एक बात और की भी
ये देखना होगा संजीव जी, माफी चाहूंगा, थोड़ा सा आपकी आवाज में, ऑडियो में और वीडियो में इश्यू आ रहा है। आवाज मेरे तक और दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन थोड़ा समय का भी अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर बहुत बहुत शुक्रिया, संजीव श्रीवास्तव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से नजर रखने के लिए। बांग्लादेश के हालात लगातार खराब हो रहे हैं और भारत को उस पर नजर बनाकर रखने की जरूरत है। जिस प्रकार से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जिस प्रकार से आईएसआई के इशारे पर बांग्लादेश नाच रहा है, ये बांग्लादेश के लिए भी आने वाले वक्त में बड़ा खतरा है। तो आज डिफेंस स्पेशल में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।